दोस्तों स्वागत है आपका भारत की बात में। दोस्तों मैं हूं फिर दोस्त गनी और आज आपके लिए भारत की बात में पूरे देश भर की टॉप न्यूज लेकर आए हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की भारत की बात में पूरे देश भर की टॉप न्यूज। दोस्तों देश भर में कोरोना का कहर जारी है। जहां कोरोना की वजह से कल कारखाने बंद हो गए हैं, जहां ऐसे में लोग फिर एक बार घर लौटने लगे हैं। महाराष्ट्र से बिहार आने वालों की संख्या काफी अधिक है, जहां इस वजह से टिकट के लिए लोगों को काफी इंतजार करना पड़ रहा है। जहां लोगों की इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने पुणे और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से दानापुर, दरभंगा, भागलपुर के मध्य चलाई जा रही 10 स्पेशल ट्रेनों की परिचालन अवधि में वृद्धि करने का फैसला किया है। जहां साथ ही यह भी बताया गया है कि सभी स्पेशल ट्रेनों में पहले से टिकट आरक्षित करना अनिवार्य होगा। साथ ही यात्रा के दौरान यात्रियों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना भी अनिवार्य होगा। दोस्तों कोरोना की वजह से हर रोज हजारों की संख्या में मरीजों की मौतें देश को रुला रही है। जहां कोई अपने पिता तो कोई मां को खो रहे हैं, जहां कोई रिश्तेदार तो कोई बेटी या फिर बेटा की लाशों को देखकर फूट फूट कर रो रहा है। यहां तक कि आज कोरोना से हो रही मौतों को देखकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रोने लग गए। जहां वाराणसी से स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बातचीत करने के दौरान बड़ी मौतों की संख्या में पीएम नरेंद्र मोदी भावुक हो गए, रोने लग गए। जहां रोते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस कोरोना काल ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी को अपनी श्रद्धांजलि देता हूं, जो उनके परिजनों के प्रति संतापना व्यक्त करता हूं। आप आगे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वीडियो को देखिए जिसमें वे भावुक हुए हैं। कि आप सबके इस कठिन परिश्रम और असीम प्रयासों के बावजूद भी हम अपने परिवार के कई सदस्यों को नहीं बचा पाए। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। दोस्तों सब्जी की खेती करने वाले किसानों की कई महीने की मेहनत 2 दिन की बारिश में मिट्टी हो गई है। जहां खेतों में तैयार सब्जियां पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। जहां इससे किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। बच्चों की तरह देखभाल करके उगाई गई फसल पर किसान खुद ट्रैक्टर चलाने को मजबूर हो गया है। बीते दिनों लगाई गई तोरई और पालक और कचरी की फसल भी पानी में डूब चुकी है। किसानों को अब दोबारा जोताई करके फिर से फसल लगानी पड़ेगी। जहां 2 दिन की बारिश और आंधी की वजह से बेल पर लगने वाले सभी सब्जियां खराब हो गई है। यह दिया, तोरई, स्ट्रॉबेरी, टमाटर, तरबूज, पालक आदि की फसल में बारिश का पानी जमा होने से सब्जियां गल गई है। यह पका हुआ टमाटर बीज से फट गया है। घिया और तरबूज बारिश के पानी में तैर रहे हैं और टिंडे तो इस तरह की बर्बाद हो गए हैं कि किसानों ने खेतों में ही डाल दिए हैं। यह किसानों का कहना है कि 5 एकड़ जमीन पर मुश्किल से 10 किलो टिंडे ही बचे होंगे। वहीं किसानों का कहना है कि सरकार की ओर से दिल्ली में किसानों का किसानी का दर्जा खत्म कर दिया गया है, जिस वजह से नुकसान का मुआवजा मिलना तो दूर, सरकार की ओर से किसानों को हुए नुकसान पर दुख भी जताया जाएगा। दोस्तों देश में खाद्य तेल की महंगाई रोकने के लिए सरकार ने खास प्लान बनाया है। जी हां, सरकार ने किसानों को सोयाबीन और मूंगफली के उन्नत बीज बांटने की योजना बनाई है। यह सरकार किसानों को मिनी किट बांटे जा रही है। इस किट में सोयाबीन और मूंगफली समेत कई दालों के बीज दिए जाएंगे। बताया जा रहा है कि सरकार इसके लिए करीब 82 करोड़ रुपए खर्च करेगी। यह दरअसल किसान चाहते हैं कि देश में दालों की पैदावार बढ़ाई जाए, जिससे महंगाई पर लगाम लगाया जा सके। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने कहा है कि
राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके मिनी किट बांटने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस साल करीब 20 लाख किसानों को किट बांटी जाएगी। इस किट का पूरा खर्च केंद्र सरकार ही उठाएगी। किट में सोयाबीन, मूंगफली, तुल, उड़द और मूंग दाल के बीज बांटे जाएंगे। वहीं दूसरी ओर सरकार ने बताया है कि राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन यानी कि NBHM के साथ मीठी क्रांति जैसे पहल से देश में शहद का उत्पादन और निर्यात बढ़ रहा है। यह वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन के विकास के लिए मीठी क्रांति के तहत 300 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। दोस्तों, किसान आंदोलन जारी है। इस कोरोना काल में भी किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। लेकिन अब कोरोना के डर से किसान भी घबराए हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता गोपाल सिंह का कहना है कि सिंगू बॉर्डर पर 2 किसानों की कोरोना से मौत हो गई है। किसान ऐसे ही मरते रहे तो फिर कौन आंदोलन करेगा। इसीलिए मैं किसानों से अनुरोध करना चाहता हूं कि देश में संकट को देखते हुए हमें आंदोलन को फिलहाल के लिए स्थगित कर देना चाहिए। भोपाल सिंह का कहना है कि किसान बचे रहेंगे तभी हम अन्नदाता कहलाएंगे। हम तभी अन्नदाता कहलाएंगे जब हम अपनी फसल और जान बचा पाएंगे। उन्होंने कहा है कि हम भविष्य में आंदोलन करेंगे, लेकिन अभी स्थिति ठीक नहीं है। इस कठिन समय में हमें देश के साथ रहना चाहिए। सोनीपत कुंडली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में कोरोना ने दस्तक दी। सिंगू बॉर्डर पर 2 और किसानों ने इस कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया है। दोस्तों, देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने वैक्सीनेशन अभियान तेज कर दिया है। इस समय देश में 18 से ज्यादा उम्र वाले सभी नागरिकों को वैक्सीन लगाई जा रही है। ऐसे में सरकार अब आपको घर बैठे 5,000 रुपए जीतने का मौका दे रही है। जी हां, सरकार की ओर से जो भी व्यक्ति वैक्सीन लगवाने का फोटो एक अच्छी टैग लाइन के साथ शेयर करेगा उसे इनाम में 5,000 रुपए दिए जाएंगे। जी हां, तो आइए आपको बताते हैं कि कैसे आप घर बैठे 5,000 रुपए जीत सकते हैं, कमा सकते हैं। तो माई गवर्नमेंट इंडिया के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इस बारे में जानकारी दी गई है। ट्वीट में कहा गया है कि अगर आपने हाल ही में वैक्सीन लगवाई है तो आप लाखों लोगों को वैक्सीन के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जी हां, आप एक दिलचस्प टैगलाइन के साथ अपने टीकाकरण वाली फोटो शेयर करें और रुपया 5,000 जीतने का मौका पाएं। जी हां, माई गवर्नमेंट इंडिया ने ट्विटर पर इसका लिंक भी शेयर किया है जहां आप अपनी फोटो शेयर कर सकते हैं। जी हां, हर महीने 10 सेलेक्टेड टैगलाइन को सरकार की तरफ से 5,000 रुपए दिए जाएंगे। यदि आप या फिर आपके परिवार के किसी भी सदस्य ने वैक्सीन लगवाई है तो टीकाकरण के महत्व पर एक अच्छी टैग लाइन के साथ टीकाकरण की तस्वीर शेयर करें और लोगों को प्रेरित करें। उसके बाद फिर आप 5,000 रुपए जीतने का मौका पाएं। दोस्तों, अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो फिर आपको बेहतर मौका मिलने वाला है। जी हां, और यह मौका आपको केंद्र सरकार की ओर से मिलेगी जहां आप LPG डिलीवरी सेंटर खोल करके मोटी कमाई कर सकेंगे। जी हां, दरअसल कॉमन सर्विस सेंटर ने देश में 1 लाख LPG वितरक केंद्र शुरू करने की योजना बनाई है। जी हां, इस योजना पर कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC अगले साल मार्च तक काम शुरू कर देगी। LPG डिलीवरी सेंटर ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र में होंगे। आपको बता दूं कि CSC सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आता है। अगर आप अपना बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो फिर कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC स्कीम आपकी मदद करेगी। जी हां, आप CSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आसानी से CSC सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। CSC की मंजूरी मिलने के बाद आप बैंकिंग, बीमा, पैन कार्ड और पासपोर्ट बनवाने की सेवा दे सकते हैं। यही नहीं, बिजली बिल का पेमेंट, IRCTC से टिकट बुकिंग, शिक्षा और कौशल विकास से जुड़े कोर्स की सर्विस भी दे सकते हैं। अब सरकार CSC के जरिए LPG सिलेंडर की डिलीवरी भी कर रही है। जी हां, आपको बता दें कि अभी CSC देश भर में 21,000 LPG सेंटर संचालित कर रहा है। इसके लिए उसने BPCL, HPCL और IOC के साथ करार किया है। CSC के प्रबंधक निदेशक डॉक्टर दिनेश त्यागी ने कहा है कि हम BPCL के साथ 10,000 LPG डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर स्थापित कर चुके हैं। हमने HPCL के साथ 5,000 और इंडियन ऑयल के साथ 5,000 LPG सेंटर स्थापित किए हैं। हमारा मुख्य विस्तारण ग्रामीण क्षेत्र में हो रहा है। तो अगर आप भी बेरोजगार हैं और अच्छी खासी कमाई करना चाहते हैं वो भी इज्जत के साथ, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इज्जत के साथ कमा सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ CSC की वेबसाइट पर जाकर के अप्लाई करना होगा। दोस्तों, अगर आप बिहार के हैं और किसानी करते हैं, खेती किसानी करते हैं तो फिर यह खबर आपके लिए खुशखबरी है। जी हां, बिहार में खेती करने वाले किसानों को बिहार सरकार के द्वारा बिहार फसल बीमा योजना का लाभ दिया जाता है। इस योजना के तहत फसल की बर्बादी होने पर सरकार की ओर से आर्थिक मदद दी जाती है। इसीलिए किसान इस योजना का लाभ जरूर उठाएं। यह ताजा रिपोर्ट के मुताबिक प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सुखाड़, ओलावृष्टि आदि के कारण फसलों की बर्बादी होने पर सरकार पैसा देती है, मुआवजा देती है। किसानों को 7,500 रुपए
प्रति हेक्टेयर 20% तक क्षति होने पर मिलता है, जबकि 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर 20% तक फसलों की क्षति होने पर मिलता है। जब बिहार में अगर आप धान, मक्का, सोयाबीन की खेती करने वाले हैं तो फिर आप ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 18 मई 2021 से शुरू हो गई है, जो 31 जुलाई 2021 तक चलेगी। इस अवधि तक आप आवेदन को पूरा कर लें। आवेदन करने के लिए वेबसाइट है www.pscsonline.bis.nic.in। दोस्तों, बिहार में नौकरी करने वाले नियोजित शिक्षकों पर जबरदस्त कार्रवाई होने वाली है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फरपुर जिले के 2022 शिक्षकों का नाम निगरानी विभाग के पास भेजा गया है। यह साथ ही इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी किया गया है। यह खबर के मुताबिक इन शिक्षकों की सूची राज्य शिक्षा निदेशक को भेज दी गई है। इन शिक्षकों के इंटरमीडिएट, स्नातक सहित सभी दस्तावेज की जांच की जाएगी। फर्जी पाए जाने पर इन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। साथ ही साथ पैसों की भी रिकवरी होगी। आपको बता दूं कि बिहार में नियोजित शिक्षकों के दस्तावेज की जांच को लेकर पटना हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिए हैं। इस आदेश का पालन बिहार शिक्षा विभाग सख्ती के साथ कर रहा है, जिससे बिहार में नियोजित शिक्षकों के बीच हड़कंप मच गया है। दोस्तों, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सैलरी के साथ साथ कई तरह की सुविधाएं मिलती है, लेकिन इसके बारे में सभी लोगों को सही जानकारी नहीं है। आज इसी विषय में एक रिपोर्ट के मुताबिक जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सैलरी के अलावा कौन कौन भत्ते और सुविधाएं मिलती है। तो चलिए जानते हैं कि सीएम नीतीश कुमार को कितनी सैलरी और कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को 2,15,000 रुपए प्रतिमाह वेतन मिलता है। आपको बता दें कि सीएम के मिलने वाले इस वेतन में बेसिक सैलरी और मुख्यमंत्री को मिलने वाले अन्य भत्तों को भी शामिल किया गया है। तो चलिए उसके बारे में भी बात करते हैं कि कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है। जी हाँ, मिली जानकारी के अनुसार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सैलरी के अलावा चिकित्सा सुविधाएं, सुरक्षा सुविधाएं, आवासीय सुविधाएं, यात्रा भत्ते, बिजली और फोन की सुविधाएं भी मिलती है। इतना ही नहीं, 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद नीतीश कुमार को पेंशन के तौर पर भी राज्य सरकार के द्वारा एक निश्चित धनराशि प्रतिमाह मिलेगी। साथ ही साथ उन्हें कई तरह की सुविधाएं राज्य सरकार के द्वारा मुफ्त में दी जाएगी। दोस्तों, पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। यह खबर है कि बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल इलेक्शन हारी ममता बनर्जी अब भवानीपुर सीट से उपचुनाव लड़ने जा रही है। भवानीपुर से विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय अपना इस्तीफा दे दिया। विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने अपनी सीट भवानीपुर छोड़कर शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ नंदीग्राम से चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अनुच्छेद 164 के अनुसार एक मुख्यमंत्री अगर 6 महीने तक किसी राज्य के विधानसभा या फिर विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है तो वह मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रह सकता। यह बंगाल में विधान परिषद नहीं है, इसलिए ममता बनर्जी को 6 महीने के भीतर किसी सीट से नामांकित दाखिल करके चुनाव जीतना अनिवार्य है। यह उपचुनाव जीतकर विधायक बनना होगा। यह भारत के 3 सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्यों के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, योगी आदित्यनाथ और उद्धव ठाकरे सभी मुख्यमंत्री बनने के लिए विधानसभा चुनाव नहीं जीते हैं। तीनों अपने अपने राज्यों की विधानसभा की जगह विधान परिषदों के सदस्य हैं। जी हाँ, नीतीश कुमार एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने 36 साल पहले विधानसभा चुनाव लड़ा था। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच आखिरकार संघर्ष विराम पर सहमति बन गई है। करीब 11 दिनों तक दोनों देशों में चल रहे खूनी खेल के बाद सीज फायर की घोषणा पूरी दुनिया के लिए राहत की बात है, क्योंकि इस लड़ाई में विश्व युद्ध में बदलने की आशंका लगातार तेज होती जा रही थी। इजरायली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने के सुरक्षा मंत्रिमंडल ने गाजा पट्टी में 11 दिनों के सैन्य अभियान को रोकने के लिए संघर्ष विराम को मंजूरी दे दी है। हमास के एक अधिकारी ने भी सीज फायर की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि यह संघर्ष विराम शुक्रवार तड़के 2 बजे से प्रभावी हो गया है। यह 2 देशों की इस जंग में तुर्की, रूस और अमेरिका के प्रत्यक्ष एंट्री की संभावना काफी बढ़ गई है, जिसकी वजह से माना जा रहा था कि यह जंग वर्ल्ड वॉर का रूप ले सकती है। हाल ही में लेबनान की तरफ से भी इजराइल पर रॉकेट हमला किया गया था। दोस्तों, ब्लैक फंगस के मामले का बढ़ना भारत के कई राज्यों में जारी है। केंद्र सरकार ने राज्यों को उसे महामारी के तौर पर घोषित करने को कहा है। इस बीच व्हाइट फंगस के कम से कम 4 मामले का पता बिहार के पटना में चला है। गौर करने वाली बात यह है कि व्हाइट फंगस संक्रमण के 4 मरीजों में से एक पटना के मशहूर डॉक्टर भी हैं। कई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट फंगस का संक्रमण ब्लैक फंगस या फिर म्यूकोमिक्सिस ज्यादा खतरनाक है। हालांकि इसका सबूत नहीं मिला है कि व्हाइट फंगस का संक्रमण अन्य
राज्यों में फैल रहा है और न ही ये भी पता चला है कि आखिर इस नए संक्रमण को क्या खतरनाक बनाता है। खबर के मुताबिक पीएमसीएच में माइक्रोबायोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर एसएन सिंह ने व्हाइट फंगस संक्रमण के 4 मामलों का खुलासा किया था। दोस्तों, तेल कंपनी इंडियन ऑयल ने अपने उपभोक्ताओं को कई तरह की सेवाएं दे रही है। यह कंपनी ने एक ट्वीट के जरिए बताया है कि अब इंडियन ऑयल के ग्राहकों को कई नई सुविधा देने जा रही है। इसके साथ ही कंपनी ने अपने वार्षिक नतीजों का भी ऐलान किया है। यह कंपनी की नई सेवाओं से रसोई गैस उपभोक्ताओं की जिंदगी और आसान हो जाएगी। साथ ही सिलेंडर से जुड़ी कई तरह की टेंशन भी दूर होगी। इंडियन ऑयल ने सिलेंडर बुक करने के नियमों में भी बदलाव किया है। यह पहले ग्राहकों को गैस एजेंसी में जाकर या फिर एजेंसी के नंबर पर फोन करके रिफिलिंग बुक करना पड़ता था। अब सिर्फ मिस कॉल के जरिए ही सिलेंडर बुक हो जाएगा और आपको मोबाइल नंबर पर इसकी जानकारी भी मिल जाएगी। यह कंपनी ने अपने ग्राहकों को इंडियन एक्स्ट्रा तेज सिलेंडर की सुविधा भी दी है। यह सिलेंडर उच्च दक्षता वाला होगा, जिससे ग्राहकों को एलपीजी की उच्चतम क्वालिटी मिलेगी। इससे खाना जल्द पकेगा और गृहिणियों का समय बचेगा। साथ ही खाने की क्वालिटी भी बेहतर होगी। अपने ग्राहकों को रसोई गैस खत्म होने की टेंशन से बचाने के लिए कंपनी ने कॉम्बो सिलेंडर की पेशकश की है। इसके तहत उपभोक्ता आम सिलेंडर के साथ 5 किलोग्राम छोटा सिलेंडर भी ले सकेंगे। ऐसे में मुख्य सिलेंडर की खत्म होने पर नए सिलेंडर की डिलीवरी तक छोटे सिलेंडर से काम चलाया जा सकेगा। जी हां, शहरों में अकेले रहने वाले लोग, छात्र और प्रवासी कामगार जिनकी गैस की खपत कम है और वे गैस पर ज्यादा खर्च भी नहीं चाहते हैं, उनके लिए कंपनी ने छोटू सिलेंडर का ऑफर दिया है। जहां 5 किलोग्राम का यह सिलेंडर इंडियन की एजेंसी या फिर कंपनी के पेट्रोल पंप पर मिलेगा। इसे रिफिलिंग कराना और फिर इस्तेमाल कराना बेहद आसान होगा। अब आप मोबाइल ऐप से सिलेंडर बुक भी कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में कुछ आपको बताते हैं। अब आप इंडियन गैस, भारत गैस और एचपी के गैस सिलेंडर घर बैठे उमंग ऐप के जरिए बुक कर सकेंगे। इसके लिए आपको उमंग ऐप डाउनलोड करना होगा और गैस कनेक्शन की जानकारी देकर गैस बुकिंग से लेकर बुकिंग हिस्ट्री जानने जैसे कई सेवाएं भी ले सकते हैं। दोस्तों, देश में जहां कोरोना और ब्लैक फंगस को लेकर संकट गहराता जा रहा है, वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों को आंदोलन जारी है और वे धरना स्थल पर जस के तस बैठे हुए हैं। यह हर तरफ किसान आंदोलन को खत्म करने की मांग उठ रही है। यह दरअसल यहाँ बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। सरकार ने भी किसानों को आंदोलन खत्म करने या फिर इसे कुछ समय के लिए टाल देने की अपील की है। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की तरफ से बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा। राकेश टिकैत ने ट्वीट करके कहा है कि किसान आंदोलन अब तीनों कृषि के काले कानून वापस होने के बाद, एमएसपी पर कानून बनने के बाद ही खत्म होगा। इससे पहले मीडिया से बात करते हुए राकेश टिकैत ने कहा है कि जितने भी पत्रकार या फिर पुलिस कर्मियों की कोरोना से मौत हुई है, कोई भी यहां धरना स्थल पर नहीं आया था। राकेश टिकैत ने कहा है कि बीमारी का रास्ता अस्पताल और आंदोलन का रास्ता संसद तक जाता है। राकेश टिकैत ने कहा है कि आंदोलन में किसी भी किसान को कोरोना नहीं हुआ है। राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार यह गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दे कि हम पीछे हटेंगे और आंदोलन खत्म करेंगे। दोस्तों, कोरोना काल में लॉकडाउन या फिर तालाबंदी की वजह से लाखों लोगों की नौकरी जा चुकी है। यह बीते साल से शुरू हुआ यह सिलसिला अब भी जारी है। CMIE की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 16 मई 2021 को समाप्त हुए हफ्ते के दौरान देश में बेरोजगारी दर बढ़कर 14.5% पर पहुंच गई है, जो अप्रैल में 8% पर थी। हालांकि इसी अवधि में इस साल पहले से तुलना करें तो 8% कम है। इससे एक सप्ताह पहले यानी कि 9 मई को समाप्त सप्ताह में बेरोजगारी दर 8.67% थी। कहने का मतलब यह है कि हफ्ते भर में बेरोजगारी की दर करीब दोगुनी हो गई है। जी आंकड़े बताते हैं कि यह पिछले 50 सप्ताह का उच्चतम स्तर है। अगर यही हालात बना रहे तो फिर आने वाले वक्त में बेरोजगारी की दर पिछले साल से भी ज्यादा जा सकती है। जी आपको बता दूं कि पिछले साल मई में बेरोजगारी की दर 21.73% था। रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि भारी संख्या में मजदूर महानगरों को छोड़कर घर की ओर जा रहे थे। इसी वजह से इतनी बेरोजगारी हो गई। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।